के अंदर सरकार और विपक्ष के बीच कैसा तालमेल रहने वाला है, इसकी झलक दिखाई दे गई। दोनों पक्षों के बीच टकराव का पहला मौका बना है स्पीकर का चुनाव। आमतौर पर स्पीकर सत्ता पक्ष जबकि डिप्टी स्पीकर विपक्ष की तरफ से बनने की परंपरा रही है। इस बार भी इसके लिए कोशिश की गई, लेकिन बात बन नहीं पाई। नौबत चुनाव कराने की आ गई। एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने स्पीकर पद के लिए नामांकन भर दिया है, जबकि कांग्रेस की तरफ से के सुरेश विपक्ष के उम्मीदवार हैं। Last two Lok Sabha, they denied us because they said you are not a recognized opposition. Now we are a recognized opposition. The deputy speaker is right for us. स्पीकर के पद पर विपक्ष को बनाने के लिए सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाला हुआ था। उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत भी की, लेकिन मामला विपक्ष की डिप्टी स्पीकर की मांग को लेकर फंस गया और बातचीत खत्म हो गई। कांग्रेस पार्टी वेणुगोपाल साहब का कहना था कि आप उपाध्यक्ष का पद अभी आप इसी समय उसको स्वीकार करें। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनको कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोग बैठ के बात करके उपाध्यक्ष तय करेंगे, लेकिन वो शर्त पर अड़े रहे। सत्ता पक्ष विपक्ष के रवैये पर सवाल खड़े कर रहा है। पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता। विपक्ष अपने डिप्टी स्पीकर की मांग को सही ठहरा रहा है। विपक्ष का कहना है कि अगर उसकी शर्त मान ली जाए तो वो स्पीकर पर सरकार का समर्थन करने को तैयार है। नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। ये भी तो है कि उपाध्यक्ष भी तो अपोजिशन का होना चाहिए। आधी अधूरी परंपराएं कैसे? लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि शर्त रख दी थी पहले, हमने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ, मैंने यूपी में देखा है, क्या हमें उपाध्यक्ष का पद मिला? सरकार ने आश्वासन दिया आपको उपाध्यक्ष पद नहीं मिला, तो सरकारें लगातार ऐसे ही काम करती हैं। संसद भवन में बुधवार को स्पीकर का चुनाव होगा। संख्या बल एनडीए के पक्ष में है, लिहाजा ओम बिरला का दोबारा स्पीकर चुना जाना लगभग तय है। सवाल ये है कि सरकार और विपक्ष के बीच लोकसभा चुनाव के दौरान जो तल्खी देखने को मिली थी वो आगे भी जारी रहेगी। क्या स्पीकर के पद को लेकर टकराव को टाला नहीं जा सकता था? केंद्र में सरकार एनडीए की है, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं इस बार दूसरी तरफ पहले से ज्यादा मजबूत विपक्ष भी है। ऐसे में क्या विपक्ष की अनदेखी करके आगे बढ़ा जा सकता है? आने वाले दिनों में संसद में कई अहम बिलों पर चर्चा होगी, तो क्या हमें पिछली बार की तरह संसद में हंगामा ज्यादा देखने को मिलेगा या सार्थक काम भी होता नजर आएगा? तो 18वीं लोकसभा की पहला शक्ति प्रदर्शन आपके सामने एकदम आने वाला है और वो होगा लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर। आज़ाद भारत के इतिहास में एक या दो घटनाएं, मेरे ख्याल में शायद दो घटनाएं ऐसी हुई जहां चुनाव हुए हैं और वहां पे भी लगभग यही शर्त रही कि मेरी ये बात मान ली जाए तो हम सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष को चुन सकते हैं। एक संसदीय परंपरा थी कि सत्ताधारी दल और सत्ता पक्ष की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष चुने जाते हैं, सर्वसम्मति चुनाते हैं, चुनाव की नौबत नहीं आती। लेकिन इस बार का कि जो लोकसभा बनी है, इसमें विपक्ष जो है वो पहले की तुलना में मजबूत है। कांग्रेस ने अपनी संख्या लगभग दुगनी कर ली है, तो इसलिए वो और ज़्यादा दमदारी के साथ शर्त लगा रहे हैं। अब एक बड़ा बारीक सी चीज़ यहाँ समझिए, जो इस रिपोर्ट में भी आपको सुनने को मिली होगी कि सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि कंडीशनल सपोर्ट है, यानी पहले आप मुझसे प्रॉमिस कर लीजिए कि हमको उपाध्यक्ष देंगे, आप हमारा बना दीजिए, तब हम आपके इस बात पर सहमत होंगे, चुनाव नहीं होगा, सर्वसम्मति से होगा। सत्ता पक्ष से एक बारीक लाइन को लेकर कह रहा है कि आप कंडीशन नहीं लगा सकते, जब उसका चुनाव होगा तो देखा जाएगा। अब पिछली लोकसभा में आप जाइए, 17वीं में जो हुई थी, तो किस तरह की तल्खी और किस तरह के संबंध रहे हैं पक्ष विपक्ष में,
उससे इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि क्या चल रहा है। क्या सत्ता पक्ष ये दिखाना चाहता है कि हमको आप ये मत समझिए कि हमारी सीटें थोड़ी कम हो गई तो हमारी ताकत में कमी है, और विपक्ष ये दिखाना चाहता है कि हम इस बार ज़्यादा सीटें जीत के आए हैं इसलिए आप हमारी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ऐसे में परंपरा, नियम, इन सब को परखने का एक तरीका ये होगा, और संसद कैसे चलेगी ये बहुत दिलचस्प होगा। इससे पहले जब कमज़ोर विपक्ष था तब भी वॉशआउट सेशंस हमने कई बार देखे हैं। इसी को आज समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो शक्ति संघर्ष शुरू हो रहा है कल से, इसका परिणाम क्या होगा। हालांकि जीत तय है कि बिरला जी जीत ही जाएंगे क्योंकि उनके पास नंबर बहुत हैं, लेकिन क्या ये एक ठीक ठाक तरीका होगा। दोनों के बीच में जो लड़ाई है वो अहम की ज़्यादा, अविश्वास की ज़्यादा लग रही है। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं परिचय कराए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी, साथ ही 3 बहुत ही वरिष्ठ और विद्वान पत्रकार विजय त्रिवेदी जी, सतीश के सिंह जी और प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक मित्रों के पास जाने से पहले मैं अपने पत्रकार मित्रों से एक बात समझ लेता हूँ। विजय त्रिवेदी जी, ये क्या अहम की लड़ाई है क्या? जी, आपने बहुत अच्छे से नरेट किया है जो भी बात शुरुआत में की। अहम की लड़ाई है, शक्ति संघर्ष है। अहम की लड़ाई तो साफ दिख ही रही है, क्योंकि जो हम 17वीं लोकसभा में देख रहे थे उसको 18वीं लोकसभा के पहले दिन ही ये अहम की लड़ाई में बदल गया है, जब लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने। इसमें कोई बात नहीं है कि यदि वो होगा चुनाव तो सत्ता पक्ष का ही उम्मीदवार जीतेगा, यानी ओम बिरला साहब ही जीतेंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि विपक्ष अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा कर सकता। लेकिन दोनों लोगों के बीच में ये उम्मीद की जा रही थी कि आपस में बैठकर बातचीत करके इसको, टकराव को टाला जा सके और सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाए। हालांकि चुनाव भी हो रहा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं लग रही, और जैसा आपने भी जिक्र किया 2 बार ऐसा हुआ है। 1952 में हुआ, जीवी मावलंकर साहब के सामने एसएस मौर्य साहब को खड़ा किया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस समय भी विपक्ष जो है अपना डिप्टी स्पीकर चाहता था, जो कांग्रेस ने नहीं माना था। और 1976 में जब बलराम भगत बने तब भी विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार खड़े किए गए थे। जनसंघ से जोशी जी को खड़ा किया गया था। उस समय 355 और 58 का वोट था, और उससे पहले मावलंकर साहब के सामने 394 और 55 का वोट था। तो सत्ता पक्ष जीतेगा, लेकिन दोनों से ये उम्मीद की जा रही थी कि सत्ता पक्ष भी विपक्ष के साथ बैठकर एक अंडरस्टैंडिंग बनाए और एक सामंजस्य बनाकर ये तय किया जाए कि हम दोनों मिलकर एक सर्वसम्मति से उम्मीदवार बनाएं। लेकिन नहीं हुआ। बताया गया कि राजनाथ सिंह जी ने बात भी की है, खरगे साहब से, कांग्रेस के अध्यक्ष है, और लोगों से भी बात की है। मैं आपको बताऊं कि जो विपक्ष के और जो दल हैं उनके नेताओं से भी राजनाथ जी ने और सरकार ने बात की थी, लेकिन बात नहीं बनी। इसमें नीरज जी फर्क क्या आया 17वीं और 18वीं लोकसभा में? जो विपक्ष 16वीं लोकसभा में थम्बी दुरई साहब के उपाध्यक्ष बनने पर नाराज नहीं होता, जो विपक्ष 17वीं लोकसभा में पूरे 5 साल उपाध्यक्ष नहीं रहता तब भी कुछ नहीं कर रहा, लेकिन 18वीं लोकसभा के पहले दिन ही कर रहा है, तो वो ये बताने की कोशिश है कि अब हमें कमजोर मत समझिए। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष कह रहा है कि 240 भले ही सीटें हो गई हो, लेकिन हमारे पास 293 है, इसलिए हमें कमजोर समझने की गलती मत करना। इसलिए पहले दिन ही प्रोटेम स्पीकर पर भी जो संघर्ष टाला जा सकता था, मेहताब साहब को उन्होंने बना दिया, केवल ये बताने के लिए कि हमें कमजोर मत समझिए अब भी। तो ये मोटे तौर पर संघर्ष की लड़ाई है और अहम की लड़ाई है। साफ साफ दिखाई दे रहा है, कोई सत्ता में ये बड़ा खेल नहीं है। यदि चुनाव होगा तो सत्ता पक्ष का ही उम्मीदवार जीतेगा, ओम बिरला साहब ही जीतेंगे। और इसमें भी मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी और को भी अपना उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि विपक्ष ने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि टीडीपी, जेडीयू और बीजेपी के बीच में टकराव बनाया जाए। जब उन्होंने कहा कि टीडीपी से कोई उम्मीदवार हो जाएगा तो हम समर्थन करेंगे, लेकिन वो सहयोगी दल उनके साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे। ओम बिरला साहब को दोबारा बनाने का मतलब है कि एक तो कंटिन्यूटी है, दूसरा समझती है सरकार कि उनका जो कामकाज है वो अच्छा रहा। हालांकि आपको पता है कि लोकसभा अध्यक्ष पिछले दिनों बहुत विवादों में रहे, उसके बाद भी बनाना भी ये बताता है कि हम जो हमें ठीक लगता है वो करेंगे। लेकिन एक रिस्क फैक्टर मुझे लग रहा है सर, सॉरी टू से, मुझे पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन यदि चुनाव हुआ तो इंडिया गठबंधन के लिए एक रिस्क फैक्टर इसमें शामिल है, ऐसा मुझे लगता है। वो क्या रिस्क फैक्टर है कि नंबर 233 से कम हो जाए? ये मतलब एनडीए के पास 293 से ज़्यादा वोट पड़े, ऐसा मुझे लगता है अगर वोटिंग हुई तो। ओके, अभी इसमें